गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि राजनीतिक दल किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या इनका महत्व है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक देश के अंदर कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। चलो शुरू करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि ये तो ठीक है कि हमारे समाज में राजनीतिक दल होने चाहिए, लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में कितने राजनीतिक दल हों, हमारा समाज कितने राजनीतिक दल से बेहतर चल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कितने राजनीतिक दल हमारे यहाँ होने चाहिए। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत करने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कि यहाँ पर बताया कि भारत के अंदर जो हमारे चुनाव आयोग है, जैसे हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि न्यायपालिका, विधायपालिका और कार्यपालिका, इनमें से हमारा एक विशेष सरकार, जो सरकार से एक विभिन्न अंग है, वो हमारा चुनाव आयोग। वो भी एक स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संस्था है और उसके ऊपर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। तो उसमें जो चुनाव के अंदर हमारे जितने भी दल हैं उनको अपना नाम पंजीकरण करवाना पड़ता है, तभी उनको चुनाव चिन्ह मिलता है। और वहाँ पर नाम पंजीकरण वाले दलों की जो संख्या थी वो 700 से भी ज़्यादा थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब 700 ज़्यादा दल हैं तो हर एक दल तो वहाँ काम नहीं कर सकता, हर एक दल तो वहाँ पर आके अपने आराम से चुनाव नहीं लड़ सकता, सरकार नहीं बना सकता। तो कुछ एक दल होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं या इस तरह की सरकारें बनाते हैं। तो अब बात आती है कि कितने दल हों जो हमारे इस देश में चुनाव लड़ सकें, सरकारें बना सकें। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। इसी कारण इसे एक दलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है कि जहाँ पर एक ही राजनीतिक दल हो, वही सरकार बनाता हो, वही चलाता हो। इसे कहा जाता है एक शासनीय व्यवस्था। ये हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदी की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदित करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का प्रयास अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 दलों के बीच में बदलती रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियां भी हो सकती हैं, वो चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने में प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ऐसे ही 2 दलीय व्यवस्था है। मतलब कुछ देशों में ऐसा है कि कुछ पार्टियां हैं, सिर्फ 2 ही पार्टियां वहाँ पर सरकार बनाती हैं। अदर पार्टियां भी हैं, लेकिन वो इतनी अच्छे कार्य नहीं कर पाती जो इनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं या जो वहाँ सरकार बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और 2 दलों से ज़्यादाओं के लिए अपने दम पर या दूसरे गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। बहुदलीय व्यवस्था वो होती है जहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल हों और वो सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण दावेदारी रखते हों कि वो अधिक ऐसे सरकारें या ऐसे दल होते हैं जो कोई भी दल सरकार बना सकता है। दो से अधिक जितने भी दल हों उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं, जैसे हमारे हरियाणा में बनी हुई है जेजेपी और बीजेपी। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। इसके बारे में हमने पहले लेसन में पढ़ा था। जैसे 2004 के अंदर संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे। पहला था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, दूसरा था शुभ प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत
घालमेल वाली लगती है और देश की राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यहाँ कोई भी अच्छा सवाल नहीं है कि ये जो सवाल पूछे ये सवाल अच्छा नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होते हैं और इसमें समाज की प्रकृति और राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाते हैं। बहुत से जल्द बदल नहीं जाते। हर देश में अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत बहुदलीय व्यवस्था है तो इसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में असक्षम है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक आदर्श प्रणाली चले यह संभव नहीं है। कि जैसे हम बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक देश की परिस्थितियां अलग हों। राजनीतिक दल का होना वहाँ की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वहाँ पर कितनी पार्टियां कम से कम होनी चाहिए, वहाँ परिस्थितियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए। कि अगर बड़ा देश है, भारत की बात करते हैं जैसे एग्जांपल के लिए, कि भारत इतना बड़ा देश है, वहाँ पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पार्टियों की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ अलग अलग जो विशेषताएं हैं कि जम्मू कश्मीर की तरफ लोगों की अलग समस्याएं हो सकती हैं, हमारे उत्तर भारत के मैदान में अलग समस्याएं हो सकती हैं, हमारे दक्षिण के पठार की तरफ या हमारे नीचे साउथ की तरफ अलग समस्याएं हो सकती हैं। तो अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। तो अलग अलग सरकार के लिए अलग अलग पार्टियां का निर्माण हो जाता है। तो यह है कि हर एक देश में अलग अलग पार्टियां हों या अलग अलग लोगों को कहा जाए कि भारत के अंदर अगर 15 राजनीतिक दल हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी 15 राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए सही हैं, या चीन के लिए भी 15 लोकतांत्रिक देश सही हैं, या चीन के अंदर एक दल है तो भारत के अंदर भी एक ही दल सही है। तो ये बात कहना सही नहीं है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ की समस्याओं का कारण ही वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ या दल बनते हैं। राजनीति की नैतिक ताकत क्या है? निम्नलिखित कल्पित कथा के पीछे की प्रेरणा है कि किशन जी के नाम से भी जाना जाता है। 1962 में ओडिशा के संबलपुर से संसद चुना गया था। मतलब संसद सरकार का व्यक्ति चुना गया था। एक वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़ा करने की बात से किशन जी का क्या जवाब था? सुधा, करुणा, शाहीन और ग्रेसी की बातचीत के क्रम में यह सवाल उठता है। ये 4 महिलाएं देश के अलग अलग हिस्सों से चल रहे मजबूत जन आंदोलन से जुड़ी थी। ये चारों उड़ीसा के एक गांव में बैठी थी और जन आंदोलनों के भविष्य पर एक नए सिरे से विचार कर रही थी। और यहाँ उनको आंदोलन के रोज के कामों की चिक चिक भी परेशान कर रही थी। स्वाभाविक तौर पर बातें किशन जी की तरफ मुड़ी। उन्होंने देश के आंदोलनकारी जमानतें अपना मित्र, राजनीतिक दार्शनिक और राजनीतिक मार्गदर्शन मानती थी। किशन जी का तर्क था कि जन आंदोलन के लोग चुनावी राजनीति में सीधा हिस्सेदारी करें। एक सरल लेकिन ताकतवर तर्क ये था कि मुद्दे पर केंद्रित आंदोलन से जीवन के एक क्षेत्र में तो कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या जीवन के किसी एक पहलू पर भी बुनियादी बदलाव चाहते हैं, तब हमें एक राजनीतिक गठन की ज़रूरत होगी। जन आंदोलन को राजनीति में एक नैतिक ताकत के तौर पर एक नया राजनीतिक गठन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तत्काल जरूरी है क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए अप्रसंग हो चुके हैं। ग्रेसी ने, लेकिन किशन जी ने स्पष्ट नहीं किया कि ये गठन कैसा होगा। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विकल्प से या राजनीति में तीसरी शक्ति की बात की है। पर क्या उसके पास कहने का आशय एक राजनीतिक दल बनाने से है? ग्रेसी का मानना है कि पुराने दर्रों का राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में समर्थ नहीं है। सुधा उसकी बात से सहमत थी। मैंने इस विषय पर कई बार विचार किया है। मैं मानती हूँ कि हमें आज तक विस्थापन, भूमंडलीकरण, जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न या विकास के वैकल्पिक मॉडल के लिए जितने आंदोलन खड़े किए हैं वो राजनीति ही हैं। पर जैसे ही हम कोई दल बनाएंगे, हमारे इतने वर्षों की चेष्टा चौपट हो जाएगी। तब लोग हम नेता से अलग नहीं मानेंगे। करुणा के बीच में ही कह दिया, फिर हमें यह देखना है कि
मौजूद दलों पर दबाव बनाकर भी काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने पंचायती चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे। लोग हमारे काम का आदर करते हैं, वो हमें अच्छा भी मानते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वो स्थापित दलों को ही वोट देते हैं। शाहीन उनसे सहमत नहीं थी। देखिए, बात बहुत साफ है। किशन जी, सभी जन आंदोलन मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएं। हाँ, वो इस पार्टी को दूसरे से एक कदम अलग रंग में देखना चाहते हैं। वो राजनीतिक विकल्प बनाने की जगह वैकल्पिक किस्म की राजनीति चाहते हैं। किशन जी अब दुनिया में नहीं है। इन चारों कार्यकर्ताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्हें राजनीतिक दल बनाना चाहिए? क्या राजनीतिक दल और राजनीति में नैतिक बल बन सकता है? यह दल कैसा होना चाहिए? मतलब अगर आप बात करें तो तीनों व्यक्ति, ये चारों महिलाएं अपनी अपनी जगह सही कह रही हैं, वो सही भी सोच रही हैं। क्योंकि जब बात ऐसे ही आती है कि जब हम हमारे पंचायतों के चुनाव देखते हैं तो जीतता तो एक ही व्यक्ति है, बाकी जितने व्यक्ति हार जाते हैं तो बाकी उससे घृणा करना शुरू कर देते हैं कि वो ये हार गया या हारने की वजह है, और अलग अलग समूह में बट जाते हैं। कि तब तो इसका मतलब यही समझ में आता है कि हमें कम से कम राजनीतिक दल बना लेना चाहिए। और बने हुए राजनीतिक दल से क्या होगा कि जो हमारी सारी समस्याएं उनके सामने पेश होंगी। लेकिन दूसरों की बात भी सही है कि जब बात वोट देने की आएगी, राजनीतिक दल अगर हम बनाएंगे, सरकार का दल हम बनाएंगे, वोट देने की बात आएगी तो फिर लोग वोट हमें नहीं देंगे, वो हमें भी दूसरे नेताओं की तरह समझेंगे और फिर वो अपनी जातिगत वोट देंगे कि जो उसके जाति का होगा उनको वोट देंगे। लोग हमारे काम से प्यार करते हैं, हमसे नहीं। ये बात भी उनकी सही थी। और तीसरे जैसे सवाल किया था कि अगर हम एक ऐसा दबाव समूह बनाए कि राजनीति में आए ही नहीं, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव डालकर ऐसा समूह बनाए, तो ये हर एक परिस्थिति के अनुसार और समय के अनुसार और वहाँ के माहौल के अनुसार निर्भर करता है कि किस प्रकार की वहाँ राजनीति होनी चाहिए। आइए, दल व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना उसे भारत के विभिन्न राज्यों में लागू करें। यह राज्य स्तर पर मौजूद 3 तरह की दलीय व्यवस्था दी गई हैं। आप इन श्रेणियों में से कम दो राज्यों के नाम बता सकते हैं कि 2 दलीय व्यवस्था कहाँ है, 2 गठबंधन वाली बहुदलीय व्यवस्था कहाँ है या बहुदलीय व्यवस्था कहाँ है। इनमें के बारे में आपने बताना है, इसको आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।